गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में समझेंगे कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है चैप्टर 4 उसके आगे देखेंगे कि जितने भी पिछले क्लास में जितने भी टॉपिक आपको समझा दिए थे, यानी कि जितने भी आपको जो इम्पोर्टेंस जो कंटेंट है वो दे दिए थे, साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर करा दिए थे। उससे आगे के टॉपिक में आज समझेंगे कि आगे के टॉपिक्स में आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने हम लोग सभी को ये जाने थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है उनके बारे में समझे थे। आज हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अंग के महासचिव कौन है, उसकी नियुक्ति कैसे हुई और उन कहाँ के वो निवासी हैं ये देखेंगे। साथ साथ देखेंगे कि जब मतलब शीत युद्ध खत्म हुआ 1991 में, उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए। उसके बाद हम देखेंगे कि यूएनओ में मुख्य बदलाव क्या हुई, यूएनओ में बजट का योगदान क्या है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम WB वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे, WTO कि विश्व व्यापार संगठन क्या होते हैं, इनका गठन क्यों किया जाता है, इसमें कितने देश हैं, इसकी स्थापना कहाँ की गई, इनकी मुख्यालय कहाँ है, ये सभी चीज़ के बारे में एकदम अच्छे से इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। यदि आप इस क्लास को मिस करते हैं तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके मिस हो जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मिस हो जाएंगे। आपको यहाँ पर रह करके आपको ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप नोट्स भी अच्छे से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहले पढ़ा लेते हैं, आपको समझा लेते हैं, उसके बाद आप नोट्स भी लिख लीजिएगा। आपको नोट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे, एकदम टॉप करने वाले नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम सोचते हैं कि यूएनओ के महासचिव कौन थे। तो यूएनओ के, जैसे कि आपको एक बार रिवीजन के तौर पर कहा जाए तो आपके जितने भी यूएनओ के जितने भी यूएनओ के जो अंग थे उन्हें एकदम अच्छे तरह से आपको समझा दिए हैं। जैसे कि आपका है सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, उसके बाद आपको सचिवालय, ये सभी चीज़ जो है यूएनओ के अंग है। इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि यूएनओ के महासचिव कौन है। तो यूएनओ को महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है वो पुर्तगाल के निवासी नहीं, नागरिक है। तो पुर्तगाल के नागरिक है, वो वर्तमान के यूएनओ के महासचिव हैं। ये कि क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं कि 2023 में एंटोनियो गुटेरस जो है यूएनओ के महासचिव बनते हैं। इतने समझ में आ गए। अब हम समझेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध बोल देते हैं, शीत युद्ध खत्म हुआ 1946 में स्टार्ट हुआ और 1991 में ख़त्म हुआ। जैसे कि शीत युद्ध आप जानते हैं, शीत युद्ध में बहुत सारे देश का दो गुटों में देशों का विभाजन हो गया था। यह 1946 में प्रारंभ होकर के 1991 में ख़त्म होता है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला बदलाव जो आता है वो आते हैं हमारे ये सोवियत संघ का विघटन, USSR अर्थात सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यहाँ पे उनके बिखराव होते हैं। तो सबसे पहला बदलाव कर सकते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन होता है, विघटन। सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिलता है वो सोवियत संघ में विघटन देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बदलाव देखते हैं कि चीन के अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी। जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ही बढ़ोतरी देखने को मिला था। किसके युद्ध खत्म होने के बाद, शीत युद्ध खत्म होने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी। साथ ही साथ बहुत सारे संघर्ष यानी कि बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिलते हैं। जातीय संघर्ष हो गया, उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव देखने को मिला, आतंकवाद देखने को मिला, गृह युद्ध देखने को मिला, पर्यावरण में बहुत सारे नुकसान हुए। ये सारी चीज़ हमें क्या शीत युद्ध खत्म होने के बाद ये सारे हमें समस्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला दूसरा क्या हुआ कि चीन के अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी। चीन की जो अर्थव्यवस्था है, चीन के अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलते हैं, बढ़ोतरी देखने को मिलता है। साथ साथ बहुत सारे चुनौतियाँ, कौन कौन सा हमें चुनौतियों का सामना करना है, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शीत युद्ध खत्म होने के बाद कौन सा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियाँ की बात किया जाए तो जैसे कि आप देखिएगा जातीय संघर्ष, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष हो गए, गृह युद्ध हो गए, आतंकवाद हो गया, ये सारे संघर्ष, आतंकवाद हो गए। फिर आपको देखने को मिलते हैं जातीय संघर्ष, आतंकवाद हो गए, गृह युद्ध हो गए, उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव,
उग्रवादी का बढ़ता प्रभाव, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। फिर पर्यावरण में नुकसान, पर्यावरण नुकसान, पर्यावरण में क्षति मिलता है, पर्यावरण में क्या होते हैं, क्षति मिलते हैं। तो ये सारे देखने को मिलते हैं कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ये सारे चुनौतियां हमें देखने को मिलते हैं। ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम समझेंगे यूएनओ में आई मुख्य समस्या कि यूएनओ की क्या क्या मुख्य समस्या है। तो यूएनओ की समस्या यानी कि प्रॉब्लम क्या है, यूएनओ का प्रॉब्लम, ठीक है, यूएनओ में समस्या। पहला समस्या क्या है, तो सबसे पहला आप समस्या देखने को मिलता है कि जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन था, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है राजनीतिक वास्तविकता से दूर हो गई। जो सुरक्षा परिषद में पहले राजनीतिक वास्तविकता थी वो अब वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो राजनीतिक वास्तविकता में कमी, किसमें, सुरक्षा परिषद में, राजनीतिक वास्तविकता में कमी। जो राजनीतिक वास्तविकता में है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, कमी देखने को मिलता है। किसमें, सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में जो है राजनीतिक वास्तविकता में कमी। पहले जो होता था सुरक्षा परिषद सभी देशों का बराबर प्रतिनिधित्व करता था। जितने भी देश थे सुरक्षा परिषद में, जितने भी सदस्य थे उसका सबसे ज़्यादा यानी कि बराबर प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन अब के समय में देखें सुरक्षा परिषद जो है कि सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं देता है, यानी कि प्रतिनिधित्व यानी कि लीडरशिप करने को नहीं देता, किन्हीं एक देश को ही ज़्यादा बढ़ावा देता है सुरक्षा परिषद। यही अभी वर्तमान समय में यूएनओ में कमी देखने को मिला है। ये आपका हो गया। दूसरा आप जानेंगे कि बजट, यूएनओ में बजट का योगदान, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का योगदान, बजट यानी पैसा, ठीक है, योगदान, यूएनओ में बजट का योगदान। तो किन किन देशों का सबसे ज़्यादा यूएनओ में बजट का योगदान है, कौन से ऐसे देश हैं जो कि यूएनओ को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। सबसे पहला आपका है यूएसए। 22% जो है यूएनओ को पैसा देता है। उसके बाद सेकेंड में आता है चीन 12% पैसा देते हैं। फिर जापान आता है 8.5%, रसिया आता है 2.5%, और हमारा देश सबसे लास्ट में 0.8% ही यूएनओ में बजट में योगदान देता है। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमियां हैं हमारे देश की, कि यदि हमें यूएनओ के एकदम अस्थायी सदस्य वीटो पावर प्राप्त करना है तो हमें यूएनओ में सबसे ज़्यादा बजट देना होगा, पैसे देने होंगे। लेकिन भारत उतने ज़्यादा पैसा देने में भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील देश में आता है। तो सबसे पहला बजट में योगदान देखेंगे तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए। तो यूएसए कितना परसेंट देता है, 22% देता है। चीन की बात की जाए, चीन कितना परसेंटेज देता है, तो 12% ही यूएनओ में अपना योगदान देता है। उसके बाद आता है जापान, जापान कितना परसेंटेज देता है, 8.5% जापान देता है यूएनओ में योगदान। उसके बाद देखने को आते हैं रूस। जितने भी बड़े बड़े देश हैं जितने सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं उनका है 2.5%, यानी कि 2.5% यूएनओ में अपना बजट का योगदान देता है। उसके बाद आता है हमारा प्यारा देश भारत। भारत कितना परसेंटेज यूएनओ में बजट देता है, तो 0.8%। कितना, 0.8%। 0.8% यूएनओ में बजट का योगदान देता है भारत, पैसा देते हैं यूएनओ को। यही हमारे सबसे बड़ी कमियां है कि हमारा जो देश है यूएनओ को अच्छा खासा पैसा नहीं दे पाता है, इसलिए भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य अभी तक नहीं ले पाया है। यही हमारे कारण देखने को मिलता है। ये हो गए तो बजट के योगदान में आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ आ गई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो यदि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को कमेंट्स कीजिए, यदि समझ नहीं आ रहे हैं तो यानी, और अपने दोस्तों को भी शेयर किए ताकि उन तक भी यह वीडियो अच्छे से या तो ये क्लास पहुँच सके और वो भी इस क्लास के अच्छे से लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले इसके बाद हम जानते हैं कि WB, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। शॉर्ट में आप कह सकते हैं WB, विश्व बैंक। विश्व बैंक इसकी स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी देखेंगे, जिसे हम शॉर्ट में WB लिख कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, शॉर्ट में। तो अगर देखा जाए विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 तक एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था
जिसे सेकेंड वॉर कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध के तहत बहुत सारे देश जो है उसमें आर्थिक तंगी आ गई थी, यानी कि बहुत सारे देशों के पास पैसा खत्म हो गए थे। इसी को मद्देनजर या देखते हुए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। कब किया गया विश्व बैंक की स्थापना? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना किया गया। स्थापना के बाद पूछा जाए तो स्थापना, ठीक है, आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय? इसमें टोटल 189 देश आते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आप बोलिएगा तो मुख्यालय जो है इसका कहाँ पे आता है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्थापना देश, कितने सदस्य कितने हैं इसमें? सदस्य 189। कितने हैं? 189 देश हैं। देश को ही सदस्य कहा गया है। 189 देश हैं। तो ये तो आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम समझेंगे कि वाशिंगटन डीसी आ गए, स्थापना हो गई। यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय हो गया। 189 देश इसमें आ गए। उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक के मुख्य उद्देश्य के बारे में समझेंगे कि विश्व बैंक की स्थापना किन कारणों के लिए की गई। एक तो पहला कारण था कि आर्थिक तंगी हो गई थी उस टाइम, पैसे से बहुत सारे देश जूझ रहे थे, उनकी पूर्ति करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। तो इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके अलावा भी इनका उद्देश्य है विश्व बैंक का, तो उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझेंगे। विश्व बैंक के मुख्य उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है मानवीय विकास। मानवीय विकास, मानवीय विकास, मानवीय विकास, मानवीय विकास, मानवीय विकास करना। दूसरा, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को ध्यान देना, पूरे विश्व में कौन से स्वास्थ्य हैं या नहीं है, हॉस्पिटल सुविधाएं अच्छे नहीं है कि कहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा कमी है, तो इस सब को ध्यान देना इसका काम है, मानवीय विकास के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना। आज के समय में देखिएगा शिक्षा सबसे बड़ा ये क्या सफलता की एक कुंजी माना जाता है। यानी कि अगर आप शिक्षित हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपको कहीं भी अच्छे तरीके से काम मिल जाएंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रख करके वर्ल्ड बैंक ने मानवीय विकास को बढ़ावा दिया, ये पहला। दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि एवं क्या है? ग्रामीण विकास। कृषि एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्या आ सकते हैं कि जो आम है, छोटे मोटे जो किसान हैं, उनका विकास करना, उनकी सहायता करना। तो ये कौन करते हैं? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक करते हैं। जैसे कि उनके सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, उच्च किस्म के बीज देना, साथ ही साथ उनके के लिए समय समय पर पैसे वैसे मुहैया कराना, साथ साथ उन्हें ऋण देना, ये सारे काम किसका होता है? तो वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अपना अच्छे सहयोग देते हैं। कौन? विश्व बैंक। तीसरा मुख्य उद्देश्य है इनका पर्यावरण को सुरक्षा रखना है। पर्यावरण सुरक्षा रखना। पर्यावरण को सुरक्षा रखना। देखिएगा कि आज के दिन में पर्यावरण के बहुत ही नुकसान होते जा रहे हैं, बहुत जगह पेड़ उड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन में भी कमी आ रही है। तो विश्व बैंक का भी एक उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को सुरक्षा रखें ताकि हम सुरक्षित रहें। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, जब हमने पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रह जाएंगे। यानी कि जो भी पर्यावरण से संबंधित नियम कानून बनाना कि किस तरह से हम पर्यावरण, पेड़ पौधे इत्यादि इन सभी को हम बचा सके और कैसे इनको आगे चल कर के भविष्य में इसका संरक्षण किया जा सके, उसके बारे में काम करता है। कौन? विश्व बैंक। इस सबसे नियम कानून वो लागू करते हैं और बनाते ही है, उनका अगला उद्देश्य हो गया। उसके बाद का अगला उद्देश्य है कि कदाचार का विरोध। कदाचार का विरोध यानी कि कदाचार का अर्थ होता है
कदाचार, गलत काम, जो भी गलत काम करता है, जो भी देश गलत काम करते हैं, तो जो भी देश हैं वो गलत चीज़ करते हैं तो उनका विरोध करता है कौन? विश्व बैंक। और सुशासन का समर्थन, सुशासन का समर्थन यानी सुशासन, जो देश अच्छे शासन व्यवस्था को चलाते हैं उसका समर्थन करने का काम किसका होता है? सुसमर्थन करने का जो काम होता है वो विश्व बैंक का होता है। आज के दिन में आप नहीं समझेंगे, लेकिन विश्व बैंक जो होते हैं वैसे देश जो कि अच्छे शासन करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा यह समर्थन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही होते हैं विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, साथ ही साथ इनके दूसरा जो उद्देश्य हो गया कि अपने 100 कितने देश हैं विश्व बैंक में? टोटल 189 देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 189 देश हैं। यदि इस 189 देश में से किन्हीं भी देश को यदि पैसा की आवश्यकता होती है तो वर्ल्ड बैंक, कौन? डब्ल्यू भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जो है कि इन 89 देशों में किन्हीं भी देश को आसानी से ऋण दे देते हैं, वो भी काफ़ी सस्ते दर पर, यानी कि एकदम सस्ते रेट पर दे देते हैं, जिससे कि 189 देश कभी भी अपने आप को यह नहीं समझते हैं कि हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि वह जब भी पैसे की आवश्यकता होती है विश्व बैंक से वो पैसा ले लेते हैं, ये सदस्य देश 189 देश में से। यदि कोई देश 189 देश में इनका सदस्य है और वह देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत से बहुत ज़्यादा गरीब है, वह ऋण लिया, विश्व बैंक से ऋण लिया, लेकिन उसे चुकाने में असमर्थ है, तो विश्व बैंक उससे पैसा भी नहीं लेते हैं बल्कि उनका और मदद करते हैं। यह है वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य। इसी के लिए तो द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद ही 1945 उसमें विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। आपको इतना समझ में आ गए होंगे। यही थे हमारे विश्व बैंक। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक यदि हम देखेंगे तो वो है हमारा WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं WTO। इसका बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? तो इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं तो WTO की स्थापना कब किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि WTO की स्थापना, देखिए भाई, WTO की स्थापना अगर हम जानने से पहले हम जानते हैं गेट के बारे में। गेट का शायद स्थापना 1946 आसपास में किया गया था। किसका? गेट का। गेट, ये गेट के बारे में जानते हैं। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये है हमारा गेट का फुल फॉर्म। ये है गेट का फुल फॉर्म। ये WTO ना, पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद गेट का जगह में WTO ले लिया, गेट के जगह में WTO कब ले लिया? 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना किया गया। 1 जनवरी 1995 ईस्वी में गेट के स्थान पर WTO को रखा गया कि गेट का उत्तराधिकारी WTO है। जैसे कि एक राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा आता है, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, उसी प्रकार गेट के बाद WTO की स्थापना किया गया। और इस WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि हम WTO के मुख्य उद्देश्य को जानेंगे उससे पहले हम जानते हैं कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO में कितने देश आते हैं? अगर देश की बात की जाए WTO में, देश कितना आता है? 164 देश इसमें टोटल आते हैं। इसका मुख्यालय के बारे में बात किया जाए, मुख्यालय के बात किया जाए तो WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। WTO का मुख्यालय पूछा जाता है जेनेवा। और ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये मुख्यालय है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये गेट के स्थान पर ले लिया है, ठीक है। 1 जनवरी 1995। क्यों 1 जनवरी लिखे हैं? क्योंकि 1 जनवरी इनके डेट सहित इनके साल भी पूछे जाते हैं। तो 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना किया गया। अब हम देखते हैं कि WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, एकदम बोलने से ही स्पष्ट है कि विश्व, इसका उद्देश्य क्या हो सकते हैं। यदि हम उद्देश्य के बारे में समझे, यदि हम उद्देश्य के बारे में जाने
विश्व व्यापार संगठन का। तो व्यापार से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में व्यापार से संबंधित नियम कानून बनाना। यदि कोई व्यापार हो रहे हैं कि सीमा शुल्क कितनी रखनी चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, सीमा शुल्क का निर्धारण करने का जो काम होता है वह विश्व व्यापार संगठन और उसमें जितने भी देश हैं वह मिलकर के करते हैं कि 164 देश का मीटिंग होता है, ठीक है। उसमें वह निर्धारित करते हैं कि कितने हमें सीमा शुल्क रखना है, व्यापार में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, इन सभी का ध्यान रखने का काम WTO का होता है। आपको सीधे से स्पष्ट सा बात याद रखना है कि विश्व में व्यापार से संबंधित नियम कानून बनाने का काम होता है WTO का। आप देखते हैं कि सीमा शुल्क लगते हैं, कोई भी पोस्ट पर आने के लिए टैक्स लगते हैं, ये सब लगते हैं, टैरिफ लगाया जाता है। तो ये कौन करते हैं? तो WTO के सदस्य के द्वारा ही बनाया जाता है। साथ साथ क्या करते हैं कि यदि कोई व्यापार में कोई आने वाले बाधाएं को वो ख़त्म करते हैं, यानी कि समाप्त करने का काम WTO का होता है। यही होते हैं हमारा WTO, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उनका मुख्यालय और उनकी स्थापना का जो डेट है वो कभी याद नहीं रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि WTO की स्थापना गेट के स्थान पर हुई है। गेट का उत्तराधिकारी कौन है? तो आप बोल सकते हैं कि गेट का उत्तराधिकारी जो है वो WT है। ये कौन है? उत्तराधिकारी, ठीक है। तो गेट का उत्तराधिकारी WTO है। आपको इसको बार बार आपको समझने होंगे। तो इतने समझ में आ गए। हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से समझाए हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध 1946 से 1991 चला। उसके बाद में क्या बदलाव हुए विश्व में, उसके बारे में देखें। उसके बाद हमने देखें कि यूएनओ की समस्या, क्या क्या समस्या है। सुरक्षा परिषद में राजनीतिक वास्तविकता में कमी देखने को मिलता है कि सुरक्षा परिषद जो है वह सभी देशों को एक समान का प्रतिनिधित्व देने नहीं देता है। अब वह देखें। तीसरा हमने देखा कि यूएनओ में बजट का योगदान, USA 22%, चीन 12%, जापान 8.5%, रूस 2.5% और भारत 0.8% देते हैं। चौथा क्या देखें कि विश्व बैंक बैंक की स्थापना 1950, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है इसे, और सदस्य 189 देश। यह देखें। फिर देखें कि मुख्य उद्देश्य WBN के वर्ल्ड बैंक के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं, उसके बारे में देखें कि मानवीय विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, पर्यावरण सुरक्षा, कदाचार का विरोध करना, सुशासन का समर्थन करना। यह देखा। और लास्ट हमारा टॉपिक जो था वो था विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका क्या काम है, क्या काम नहीं, इस सारे के बारे में अच्छा समझे। तो क्या आप इसके बहुत ही अच्छे समझ आ गए होंगे? तो फिर आप इसके नोट्स लिख सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनके नोट्स भी कैरी कर लीजिए, क्योंकि नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों का कोई ठिकाना नहीं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स कैरी कर लीजिए। कहाँ पे थे? ये लीग ऑपरेशन, ये सब के बारे में समझा दिए थे अच्छा से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुरक्षा परिषद खत्म हो चुका था, सुरक्षा परिषद सचिवालय भी, ये सारे को समझा दिए थे। महासभा ये भी समझा दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी हमको बता दिए थे। सुरक्षा परिषद ये भी, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य लेने के, ये भी यूएनओ के महासचिव, हाँ ये हैं यूएनओ के महासचिव। इसके बारे में लिख लीजिए। यूएनओ के एंटोनियो गुटेरस, ये बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2017 से, ठीक है। ये आपको बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद शीत युद्ध के बाद यूएनओ में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए वो आप देख सकते हैं। ये सारे आपके हैं, ठीक है, हो गया। फिर अगला आप देख सकते हैं यूएनओ में मुख्य उद्देश्य, ये हैं। फिर देखते हैं यूएनओ में बजट का योगदान। तो यूएनओ में बजट का योगदान कितना है, और नीचे है भारत का, भारत 0.8%। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें से वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये थे हम देख रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी से। तो वर्ल्ड बैंक ये है, 189 देश हैं ये हैं। फिर इनके उद्देश्य देखिए, वर्ल्ड बैंक के मुख्य उद्देश्य, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये देखते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा विश्व व्यापार संगठन। इनके मुख्य उद्देश्य, विश्व संगठन स्थापना कब हुए थे, इसमें 1 जनवरी लिख लीजिएगा, ठीक है, 1 जनवरी ये लिख लीजिएगा, जिनेवा में है। ये है आपका
अगला टॉपिक देखेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये सब देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्या आपको इतने अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। आपको बहुत ही जल्दी आपके जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे इस क्लास में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने के बाद PYQ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।